अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। फ़लस्तीन में अमन के क़याम के हवाले से अमरीकी सदर का 21 निकाती एजेंडा तनाज़ात का शिकार रहा है, क्योंकि इन तजावीज़ पर यह सवाल उठ रहा है कि 8 मुस्लिम ममालिक की तजवीज़ इसमें शामिल नहीं की गई। बाज़ ये तजावीज़ गैर जानिबदार हैं, जिसमें इसराइल का पलड़ा भारी रखा गया है। यही वजह है कि अमरीकी सदर की तजावीज़ मशकूक हो चुकी। और आज इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कौमी असम्बली के इजलास में दो टोक अंदाज में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो नुकात पेश किए वो हमारे नहीं, ये ड्राफ्ट मिनोवन नहीं, इसमें तब्दीली कर दी गई है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो नायब वज़ीर आज़म दे रहे हैं और इस हवाले गुफ्तगू करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जरा उसकी झलक सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। भाईजान जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे, मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं। उनकी और एंगेजमेंट थी, तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई ऐलान तो नहीं होना था उस वक्त, जनाब स्पीकर, किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान इस 20 या 21 नकाती एजेंडे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से इस पर खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। यानी फ़लस्तीन में अमन के हवाले से जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान बातचीत हुई उसको शामिल करने की यकीन दहानी कराई गई, लेकिन जब फ़लस्तीन में अमन के हवाले से तजावीज़ सामने आई तो वो कुछ और निकली। इसका मतलब ये हुआ कि मुतफ़िक़ा अमन तजावीज़ के असल मुसवदे में टेम्परिंग की गई और इसहाक डार का दावा इस बात का मुँह बोलता सबूत है। और उनका ये दावा एक ऐसे घिनौने जुर्म की निशानदेही करता है जो मसाइब ज़दा गज़ा और गज़ा में अमन की ख्वाहिश रखने वाली आलमी रायमा के साथ किसी मजाक से कम नहीं है। अब सवाल यह है कि मुस्लिम ममालिक ने सदर ट्रंप की टीम को कौन सी बुनियादी तजावीज़ पेश की थी और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद इन नकात में क्या तब्दीली की गई। तो इसराइली वज़ीर आज़म की सफारती चालाकी का मुस्तरद जवाब हमें टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट से मिलता है। इसराइली मुताबिक नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात में मुजव्वज़ा गज़ा इनखला मनसूबे को इसराइल के हक़ में दोबारा तरतीब दिया। खुसूसन इसराइली फ़ौज के इनखला के टाइम फ्रेम और हमास को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के हवाले से शामिल तजावीज़ से बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मुआहदे के असल मतन में इसराइली फ़ौज को मैदान जंग की पोजीशन पर वापस भेजने की तजवीज़ रखी गई थी। ये तजवीज़ यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयारी से मुताल्लिक थी, लेकिन इसराइली दबाव पर इसराइली फ़ौज का इनखला एक नए नक्शे के साथ मुंसलिक किया गया जो 3 मराहिल की निशानदेही करता है। पहले मरहले में इब्तदाई इनखला के बाद भी इसराइली फ़ौज गज़ा के बड़े हिस्से में मौजूद रहेगी। दूसरे मरहले में इसराइली फ़ौज गज़ा के 1/3 इलाके का कंट्रोल अपने पास रखेगी। तीसरे और आखिरी मरहले में इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होगा, लेकिन इसी दौरान गज़ा की सरहदों पर एक मुकम्मल सिक्योरिटी बफर जोन कायम किया जाएगा। यानी असल मतन में तब्दीली से इसराइल को गज़ा से इनखला के दौरान और इसके बाद भी गज़ा को भारी सिक्योरिटी से घेरे रखने का इख्तियार मिल जाएगा। इसी तरह इसराइली दबाव पर असल मुआहदे में एक और तब्दीली इसराइली फ़ौज के इनखला को मशरूत करने की सूरत में सामने आई। असल मतन में तजवीज़ किया गया था कि इसराइली फ़ौज बतदरीज गज़ा का कब्ज़ा छोड़ेगी, लेकिन तब्दील शुदा मुसवदे में इनखला को गज़ा के हथियारों से पाक होने से मशरूत कर दिया गया। यानी गज़ा या हमास के मुकम्मल तौर पर गैर अस्करी होने के बाद ही इसराइली फ़ौज गज़ा से निकलेगी, लेकिन इससे पहले गज़ा के गैर अस्करी होने का तयन अमरीका ज़ामिन ममालिक इसराइली फ़ौज करेगी। यानी ये वो सूरत होगी जिसमें इसराइल को अपने फ़ौजी इनखला पर वीटो पावर मिल जाएगी। और इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि जब तक इसराइल गज़ा को गैर महफूज समझेगा, इसराइली डिफेंस फोर्सेस गज़ा से नहीं जाएंगी। फिर मुआहदे के असल मतन में इसराइल के दबाव पर की जाने वाली तीसरी तब्दीली गज़ा के तमाम अतराफ मुस्तकिल सिक्योरिटी बफर जोन का क़याम है। जोन के मुस्तकिल क़याम की तजवीज़ 7 अक्टूबर जैसे हमले रोकने के लिए शामिल की गई। मुआहदे के असल मतन में हमास के हथियार डालने से मुताल्लिक रखी गई तजवीज़ को भी इसराइली दबाव पर तब्दील किया गया। मुस्लिम ममालिक की जानिब से पेश किए गए मुसवदे में हमास के उन अरकान के लिए आप माफ़ी रखी गई थी, लेकिन तब्दील शुदा मुसवदे में माफ़ी को हमास की उन अरकान तक महदूद कर दिया गया जो अपने हथियार जमा कराने पर तैयार हो। इसराइली दबाव पर नए मुसवदे में गज़ा में हमास के तमाम तर मज़ामती ढांचे जैसे बावर्दी सुरंगों और हथियारों के कारखानों की तबाही की शर्त भी रखी गई और मज़ीद ये कि गज़ा की गैर अस्करियत को आज़ाद ज़राए की मॉनिटरिंग से मशरूत भी किया गया। अब हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा अमन मनसूबा जो मुस्लिम ममालिक की तजावीज़ की रोशनी में तैयार किया गया था वो नेतन्याहू की सफारती चालाकी की नज़र हो चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म ने मुआहदे के असल मतन में तब्दीली की तमाम तर रियायतें सदर ट्रंप के मुआविन और दोस्त स्टीव और जेरेड कुशनर से निजी मुलाकातों के दौरान हासिल की और इसराइली सलामती के पर्दे में हमास को महदूद करने और इसराइली फ़ौज के इनखला को बैनुल अक़वामी तस्दीक शुदा गैर मुसल्लह गज़ा से जोड़ने के अमल ने
गजा में अमन की उम्मीदों को फिलहाल धुंधला दिया है। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि जो उन्होंने दिए वो फ़लस्तीन के हल में मददगार साबित हुए हैं। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली फ़ानी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो स्पीच की, उसमें एक बात तो हमने देखी कि वो ये कहते हैं कि जो हमारे साथ यानी 8 मुस्लिम ममालिक के साथ तय हुआ था मुआहिदा, उसमें तब्दीली हुई। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसको मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। जो बात कर रहे हैं ना, वो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और फिर उस पर कंसेंसस पाया उनका कि जी अगर हम इसको नहीं मानते तो इसके अलावा क्या ऑप्शन है। फिर वो डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे और फिर इजराइल फिर जुल्म के पहाड़ तोड़ेगा, फ़लस्तीनियों के ऊपर निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर मजीद जुल्म और बर्बरियत होगा। तो फिर इस सूरत में हमने कहा कि अभी इसको ऐसे ही चलने दें, लेकिन हम अपने जो रिजर्वेशंस है, कंसर्न्स हैं, वो ऑन रिकॉर्ड ले आते हैं एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट की सूरत में। तो वो तो हो गया, लेकिन साथ ही ग्रीन सिग्नल और गो हेड 8 मुस्लिम ममालिक की जानिब से दे दिया गया इस 2021 नकाती एजेंडे को। अरे हाँ, बुनियादी तौर पर ये कहते हैं ना कि ये बहुत बरसों का किस्सा है, यह कोई एक दिन की बात नहीं है। 1991 से ना ओस्लो अकॉर्ड की मीटिंग की सीरीज का एक सिलसिला शुरू हुआ था। बिल्कुल इसी तरह की एक डील जो है वो 1993 के अंदर उस वक्त के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उन्होंने व्हाइट हाउस के लॉन के अंदर यासर अरफात को भी बुलाया था और उस वक्त इसहाक रॉबिन जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के, उनको भी बुलाया और उनके दरमियान में एक क़याम अमन के लिए एक अमल जो है उसकी बुनियाद रखी। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1998 के अंदर फिर एक और एग्रीमेंट होता है और फिर 2004 के अंदर भी 2004 में भी जो है वो महमूद अब्बास के साथ एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है। तो जब 1993 के अंदर पहला एग्रीमेंट जो कि क़याम अमन की बुनियाद जब रखी गई थी, तब उस वक्त फ़लस्तीन के इलाके में जो यहूदी आबादकार थे उनकी तादाद कोई 1,10,000 के करीब थी। और इस क़याम अमन के अमल का जो 35 साल का सफ़र है, इस सफ़र के दौरान अमन का नतीजा ये निकला कि फ़लस्तीन के अंदर वो जो 1,10,000 तादाद थी गैर कानूनी यहूदी आबादकारों की, वो तादाद आज बढ़कर 7,50,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। अच्छा, आपने कहा जी हमास एक दहशतगर्द है, हम उसको कबूल नहीं कर सकते, चलें ठीक हो गया। तो भाई वेस्ट बैंक के अंदर कौन सी हमास मौजूद है जहाँ पे आपने इन 35 सालों के अंदर 575 से ज़ायद सेटलमेंट्स कर छोड़ी हैं। ये जो दो रियासती जो अमन की बात करते हैं या दो रियासती निज़ाम की ये जो बात कर रहे हैं, देखें ये फिजिबल है नहीं। इसको मैं एक छोटे से वाक़े के साथ, बल्कि एक लतीफ़े के साथ आपको एसोसिएट करता हूँ कि एक गांव का लड़का था, उसने अपने दोस्त को कहा कि मेरा पापा मुझको साइकिल लेके देने वाला है। तो दोस्त ने कहा अच्छा पहले मैं ना साइकिल पे सवारी करूँगा। ऐसे वो कहता नहीं पहले मैं करूँगा। उन दोनों की आपस में ये बात करते करते लड़ाई तक पहुंच जाती है, सर फोड़ देते हैं। पुलिस आ जाती है, पूछती है हाँ भाई आपने सर क्यों फोड़ा? उसने कहा जिसने कहा था साइकिल पे मैं पहले बैठूंगा। पुलिस ने कहा साइकिल कहाँ पे है? ठीक, यानी डॉक्टर साहब ये 2 स्टेट सॉल्यूशन हम कर देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन है, ये तो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है, ये 2 रियासती हल वाला 2 स्टेट जो सोल्यूशन। हाँ रेहान, इस वक्त देखिए रियासत की जो पॉलिटिकल साइंस में हम बच्चों को डेफिनेशन पढ़ाते हैं ना, 4 उसके बुनियादी एलिमेंट्स होते हैं कि उसकी आबादी, उसका इलाका, उसकी हुकूमत और उसका इक़्तिदार आला। अच्छा, इलाका आप कौन सा दे रहे हो? 1967 से पहले वाला फ़लस्तीन कहाँ पे है? गजा के ऊपर जो अभी डील हुई है, और डील हमेशा 2 अरकान के दरमियान में होती है। जो दूसरा फ्रीक है उसको तो आपने शामिल नहीं किया है। बाकी ममालिक को आप साथ के बिठा के देखें, जितने भी अब तक डील्स हुई हैं, डील्स आर डिजाइंड बाय द यूएसए एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द इजराइल। डील की कामयाबी की जो चाबी है ना, वो इजराइल के पास है। और जिस तरह की वेग और मुबहिम किस्म की ये डील डोनाल्ड ट्रंप ने जो आपको 21 या 20 नकाती आपको एजेंडा नजर आता है, किसी एक भी एजेंडे का जो एलिमेंट है उसको बुनियाद बनाकर नेतन्याहू किसी भी वक्त इस डील से दस्तबरदार हो सकता है। इसी तरह से अभी पिछले साल एक डील हुई थी, कतर और इजिप्ट ने उसके अंदर मेडिएशन की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने ही उसको मेडिएट किया था। और उस डील का क्या बना?
वो भी डील खत्म होगी। देखें ये सारे के सारे टैक्टिक्स नहीं तो देखें ना डॉक्टर साहब, फिर जिन सारी मुस्लिम ममालिक ने इसमें किरदार अदा किया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो भी तो वीक ग्राउंड्स पे नजर आते हैं ना। इसहाक डार साहब के आज इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि जो भी उन्होंने ड्राफ्ट कर लिया वो हमारे लिए गनीमत है, आप उसको इंप्लीमेंट हो लेने दें, हम ऑन रिकॉर्ड ले आते अपने कंसर्न्स, लेकिन जो उन्होंने कहा है बेआईनी ही मिनवान उसको होने दे एग्जीक्यूट, ताकि फलस्तीनियों को कहीं को ब्रीदिंग स्पेस मिले, सुख का सांस मिले। तो देखिए, इट आपके सेल्फ एक पास- वीक पोजीशन है सर। रेहान आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आप उनकी इस ऑप्शन को नहीं मानते तो आप क्या करेंगे? क्या आपके पास वो ताकत है? ये आज का जितना भी मिडल ईस्ट है ना, 1922 में ना सऊदी अरेबिया था, ना सीरिया था, ना जॉर्डन था, ना उर्दन था, ना लेबनान था। ये सारे के सारे ममालिक 1922 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस और बरतानिया के दरमियान 1915 के अंदर एक साई-पिकॉट एग्रीमेंट हुआ था, जिसके नतीजे में ऑटमन अंपायर के कोलैप्स के बाद कहा गया जी ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है। सऊदी अरब को भी जिन्होंने बनाया, लेबनान को जिन्होंने बनाया, जॉर्डन को जिन्होंने बनाया, इराक और उर्दन की जिन्होंने बुनियाद रखी, मुझे ये बताएं उनकी बादशाहतें जो हैं उनका कयाम है ही मगरबी ताकतों के सामने सरनिगू होने में ही छुपा हुआ है। ये बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन जितने अरब कंट्रीज हैं उन सारों की बुनियाद, उनकी रियासतों की तश्कील और आज तक जो भी उनका स्टांस रहा है फलस्तीन को लेकर, वो स्टांस है जो उनके आका जो हैं, जो मगरबी ताकतों जो हैं, जिन्होंने उन रियासतों को कयाम की बुनियाद रखी थी, जो वो कहेंगे वो उनके खिलाफ जा नहीं सकते। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने कहा कि इनको जाने दें। अच्छा, अगर आप नहीं जाने देंगे तो आप क्या करेंगे? क्या कर लेंगे? ओआईसी आपने बनाई, उसने आज तक क्या कर लिया? जीसीसी के कंट्रीज की अभी अरब और मुस्लिम समिट हुआ, कतर के ऊपर जब अटैक हुआ था, तो मुझे आप ये बताएं कि उस समिट के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग एज द स्टूडेंट ऑफ IR कि चंद जो 8 ममालिक ने तस्लीम किया हुआ है इजराइल को, कम से कम वो उसको ये कहेगा कि देखो अब हम आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो खत्म कर रहे हैं। अभी एक एग्रीमेंट आपने किया सऊदी अरेबिया के साथ, और मैंने उस दिन आपके प्रोग्राम में कहा था इट इज नॉट अगेंस्ट द इजराइल, इट इज नॉट अगेंस्ट द इंडिया। ये बुनियादी तौर पर प्रो इजराइल एक एग्रीमेंट है। आज सऊदी अरेबिया के साथ यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड, आप अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और बाकी जो 8-10 ममालिक हैं उनको भी अपनी सिक्योरिटी इसी अम्ब्रेला के नीचे नजर आ रही है। बाकी जितनी भी बातें हैं वो तजावुजात हैं। नहीं, लेकिन उस स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं कोई अब्राहम अकॉर्ड की शिक मौजूद है? डॉक्टर साहब एनलाइटन मी। देखिए, एक तो उस दिन भी जैसे मैंने कहा था कि वो एक एग्रीमेंट है, वो आपका कोई ट्रीटी तो है नहीं। अच्छा, अगर एग्रीमेंट है तो उसके अंदर कोई उसकी अभी जो एक फाइनल शेप है वो हमारे सामने नहीं आई, और इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एंड थिंक कि क्या यूएसए की रजामंदी के खिलाफ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक एग्रीमेंट कर सकता है। पाकिस्तान जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया जिसकी सिक्योरिटी 1945 के बाद से लेकर अमेरिका के पास है, और वो अमेरिका जिसकी 750 से जायद मिलिट्री बेसेस इस वक्त पूरी दुनिया में है, और 19 से जायद मिलिट्री बेसेस उसकी उस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर हैं। Who can challenge the USA in Middle East? देखें, इजराइल एक वो बंदूक है जो अरब कंट्री की कनपट्टी पे अमेरिका ने रखी हुई है। आपने अभी आपके इंट्रो में कहा कि नेतन्याहू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप उसको इस्तेमाल कर रहा है, या देखें अब तक जो यूएसए था समझा यह जाता था कि यूएसए अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जितना स्मार्टली 7 अक्टूबर 2023 के बाद नेतन्याहू खेला है और जिस तरीके से उसने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स, वहां की जो इजरायली लॉबी है, और जो अभी जो पीछे एक कत्ल भी हुआ था, तो वो कत्ल करवाने वाले कौन थे? नेतन्याहू ने 10-12 मिनट के बाद आकर क्यों उसको ये कहना पड़ा कि देखें इस कत्ल के पीछे जो है वो मेरा हाथ नहीं है, ये राइट विंग के लोग हैं। अब अमेरिका के अंदर वो तमाम लोग जो एक इजराइल के खिलाफ एक आवाज उठ रही है पूरी दुनिया में नेतन्याहू के खिलाफ, कि अब तक जिस तरह से इजराइल ने बेवकूफ बना रखा था मगरबी आवाम को और मेन स्ट्रीम मीडिया को इस्तेमाल करके, और इट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, जिस मीडिया ने आके आम जो आवाम है मगरबी ममालिक की, उनको ये रियलाइज करवाया कि 70 सालों में जो झूठ आपके साथ बोला गया, जो अफसाना और कहानी आपको बताई गई कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, अरब ममालिक ने इजराइल को घेर रखा है, वो तो सारा झूठ है।
ये तो इजराइल है जो तब से लेके आज तक। डॉक्टर साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है। अब ये राज कोई राज नहीं रहा, वेस्ट में एहतजाज हो रहे हैं, बहुत सारे ममालिक में लोग सड़कों पर निकले, इवन अमेरिका के अंदर कांग्रेस में एहतजाज, और फिर अरब इस्लामिक वर्ल्ड ने एक समिट कराई, उस फोरम से एक स्ट्रॉन्ग आवाज गई। लेकिन व्हाट डिफरेंस डज इट मेक सर? उसके बावजूद हमें यूं लगता है जैसे यूएन जनरल असेंबली भी एक इनइफेक्टिव सा प्लेटफॉर्म बन के रह गया है, और उसके बाद वो जो चाहते हैं वो चार्टर ले आते हैं, उसमें जो रद्दोबदल चाहते हैं करा लेते हैं। 2023 के बाद ना दुनिया का जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो चैलेंज हो चुका है। अब दुनिया में वो जो 1945 के बाद बुनियाद रखी और उसमें आपको एक दो बड़ी ताकतें रशिया और अमेरिका नजर आया। 1990 के बाद वो खत्म हो गया, अमेरिका एक यूनिपोलर ताकत बन के आया, और फिर ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के बाद दुनिया के अंदर सारी की सारी जो रूल बेस्ड ऑर्डर की डायनामिक्स हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप, यही बरतानिया, यही यूरोपीय यूनियन जिन्होंने सबसे ज्यादा इस निज़ाम से फायदा उठाया है, इस इकोनॉमिक निज़ाम से, इस पॉलिटिकल निज़ाम से, और ये निज़ाम बनाने वाले ये सारे के सारे खुद हैं। अच्छा, अब वो सारे के सारे अब कहां पे है आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन जो ये कहता है कि इन्होंने वहां पे जेनोसाइड किया है। अच्छा, इसको एक वॉर क्रिमिनल के तौर पे नेतन्याहू को कहा गया, और आज तक मोर देन 10 डजन ऑफ जो रेजोल्यूशंस हैं जनरल असेंबलीज के अंदर आ जाती हैं। कौन वीटो करता है भाई उसको? एक तरफ 192 ममालिक आपके खड़े हैं और आपके 4 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी कहते हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो कहता है मैं नहीं मानता। डॉक्टर साहब, लास्टली व्हाट बिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है कि व्हाट ऑप्शंस आर वी लेफ्ट विद? देखिए, हमारे पास ऑप्शन एक ही है, और वो ऑप्शन है जब तक ये मुस्लिम ममालिक, ये अरब ममालिक उनकी पुष्ट पनाही से बाहर नहीं निकलेंगे। ये बात बड़ी हार सी मैं करने जा रहा हूं। देखें, अरब तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक वहां पे बादशाह आते हैं। वहां पे बादशाह आते हैं तो इन फलस्तीन पब्लिक कुछ और चाहती है उनकी, लेकिन अवाम उनकी वहां पे कुछ और चाहती है। आज तमाम अरब और मुस्लिम कंट्रीज को मिलकर ये बैठना है कि वो इजराइल, और वो आज ये अगर वो कह देते हैं कि भाई जब तक नेतन्याहू मौजूद है इजराइल में, हम इसके साथ तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशन, तमाम ट्रेड हम इससे खत्म करते हैं। डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली फानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस। आज कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती इत्तेहाद एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान ने नून लीग से एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए असम्बली के इजलास का बायकॉट किया। दरहकीकत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त पीपल्स पार्टी को मुसलसल हदफ़े तनकीद बना रही है। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद की थी। यही वजह है कि आज पीपल्स पार्टी के अरकान ने मरियम नवाज के बयान के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और ईवान से बायकॉट किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने वॉकआउट से पहले गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहतजाज पर हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद भी हाल से ही है, मामला हल होने तक हम बायकॉट जारी रखेंगे। नवीद कमर का इस मुताल्लिक़ क्या कहना था, जरा सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। सो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री करें जी असद कैसर साहब, सप्लीमेंट्री टू फलस्तीन का है जी। जैसे ही पीपल्स पार्टी के अरकान वॉकआउट करके असम्बली से बाहर गए तो कुछ देर बाद राना तनवीर हुसैन और आज़म नज़ीर तारड़ पीपल्स पार्टी अरकान को हाथ पकड़कर वापस ले आए, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत को इस बात का अच्छे से इदराक है कि पीपल्स पार्टी उसकी सबसे अहम इत्तेहादी जमात है, जिसके बगैर नून लीग तनहा हुकूमत संभाल नहीं सकती और मुस्तकबिल में होने वाली मजीद कानून साजी भी पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन नहीं हो सकेगी। लेकिन अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी के अरकान को बनाकर वापस तो ले आया गया, लेकिन नाराज़गी की वजह अब भी ख़त्म नहीं हो सकी है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के बयानात नागवार गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज़ की तनकीद और उनकी तनकीदी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब है। आज लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस के मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना था कि वो क्यों माफ़ी मांगे, बल्कि सैलाब के दौरान तनकीद करने वाले तर्जुमान माफ़ी मांगे। मरियम बीबी क्या कह रही थी, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। पंजाब की वजीर आला अगर पंजाब के अवाम के हक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? पंजाब के अवाम मुश्किल में है, दो चार है तकलीफ से, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे
तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। लोगों को गुमराह करके सड़कों पे निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो, तब उसको सुबाइयत नहीं कहते। पंजाब में बदतरीन सैलाब आ गया, पंजाब पे आफत आ गई, पंजाब पे मुसीबत आ गई, तो एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। हम उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इल्जामात लगाते हैं, उनके ऊपर झूठे बोतान लगाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, दोनों जमातों के माबैन मुज़ाकरात हुए, यूँ लगा जैसे सीज़ फायर हो गया है एक रोज़ पहले तक, लेकिन मामला तो वहीं खड़ा हुआ है। आज पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया, इसके बाद फिर मरियम बीबी ने खुलकर बात की और फिर कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं सर? जी रेहान तारिक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का टू हैविंग विद मी, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि माफ़ी तो किसी गुनाह की या गलती की मांगी जाती है। तो मैडम सीएम ने क्या कौन सी गलत बात कर दी है? लकीली जब लाइलपुर में आई हैं तो मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, जब जो जलसा आम था, बसों का इफ्तिताह था और बहुत सारे और अवामी मनसूबे थे। तो सिर्फ ये कहा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। देखिए, सबसे पहले आप मशवरे की बात कर रहे हैं। मशवरा तो मैंने जो मैंने कॉल पढ़े बड़े लोगों के, उसमें यही लिखा हुआ है कि मशवरा उस वक्त दिया जाता है जब कोई मशवरा मांगता है। आप सिंध के लोग आपके सिंध में अपने हालात ठीक करें वहाँ पे, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद जब कंकरेंट लिस्ट आ गई, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद तो हर सूबा अपने काम का जिम्मेदार है। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है, अगर पंजाब के अपने वसाइल हैं और वो अपने वसाइल से अपने मसाइल को हल कर रहे हैं, तो उसमें इनको क्या किसी को तकलीफ हो सकती है? दूसरा जो आपने कहा वॉकआउट करके चले गए, बतौर इत्तेहादी ये समझते हैं कि उनकी इत्तेहादी जमात को उनका जो इनिशिएटिव है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसको यूं ही चलते रहे, बल्कि उसके डेटा को कैपिटलाइज करना चाहिए। जी रेहान साहब, कौन छेड़छाड़ कर रहा है? कोई भी नहीं था। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो बिसिप है, दैट इज नॉट मेंट फॉर दीज फ्लड अफेक्टेड पीपल, दैट इज मेंट फॉर द पुअर पीपल। और जो फ्लड अफेक्टेड लोगों का, मैं टुमारो यस्टरडे आई वाज इन गंडा सिंह और कसूर में, वहाँ पे लोगों का 10,000, 15,000 या 25,000 रुपये का नुकसान नहीं होगा, वहाँ पे लोगों का लाखों में, करोड़ों में, अरबों में नुकसान हुआ है। तो क्या बिशप का ये प्रोग्राम जो है, ये क्या उनकी ज़रूरियात को पूरी कर सकता है? जिनकी इस वक्त आसमान जो है वो छत है और फर्श जो है वो उनका अपना ज़मीन जो है उनका फर्श है, डेटा कुछ नहीं है, पूरे घर नहीं है। डेटा तो दे सकता है आपको, डेटा हमारे पास भी है, पंजाब के पास भी है। ये जरूरी तो नहीं कि हमें फोर्स किया जाए कि हम लाजमी वो डेटा लें। मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी हिस्टोरिकल। जब पहले गवर्नमेंट आई थी तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं उस वक्त भी लकीली उसमें मीटिंग में मौजूद था, कि इसका नाम चेंज कर दे। तो ही रिफ्यूज, उसने कहा मैं ये बिशप का नाम चेंज नहीं करूंगा, और जिस पे बिलावल भुट्टो साहब ने भी शुक्रिया अदा किया। तो मैडम सीएम ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। क्या उनका सिर्फ ये है कि क्या हम कशकोल उठा के अगर हम अपने सूबे से मदद कर सकते हैं तो क्यों ना हम मदद करें? कोई कौन होता है तनकीद करने वाला? इनके 27 साल हो गए। मैडम सीएम सिर्फ अपनी फोटो लगवाना चाहती हैं, पॉलिटिकल डिविडेंड और माइलेज लेना चाहती हैं, उनका तासुर है। इनको फोटोज के साथ वो लोग बेचारे नजर नहीं आते, सिर्फ फोटो नजर आती है जिनको कश्तियों में बिठा के महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है, उन्होंने उनको अपने मेहमान बनाया गया है। इनको वो चीज़ें नजर नहीं आती। जब एनिमल्स के लिए 2-3 ग्राउंड मुख्तस किए गए, वहाँ पे उनको चारा मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, सिर्फ एक तस्वीर नजर आ गई, बाकी लोगों की तस्वीर नजर नहीं आती। इसमें हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। अभी ये इनकी इतने 15-15 मिनट की मशहूरी आती है, हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पिक्चर क्यों है। नो, नॉट एट ऑल, दीज आर पेटी इशूज। ये वक्त होता है मिलजुल कर काम करने का, एक दूसरे की मुसीबतें समझने का। तो इसलिए अगर मतलब ये जो है अपना हमारा जो फाइनेंस कमीशन है, उसके जरिए अगर जो हमारा पंजाब का हिस्सा है, अगर हम उसमें से अपने लोगों की मदद करते हैं तो इसमें किसी को मोतरज़ नहीं होना चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट है ये इलीगल है, और बाकी ये अलामती होता है वॉकआउट हम बना के इनको। कल भी हम तो पीटीआई वाले अगर जाते थे या जाते हैं तो हम तो उनको भी बना के लाते हैं। कभी स्पीकर अपना चेयरमैन साहब मेरी ड्यूटी लगा देते हैं, कभी दिए जा रहे हैं और इतने इंटेंसिफाइड स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, ये टेम्परेचर डाउन हो सकता है या लोअर हो सकता है, ये टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। पब्लिक को रेहान साहब इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पब्लिक की तो दिन रात खिदमत की जा रही है। अभी कल मुझे किसी जगह से कुछ भी, चलो जो भी मिला व्हाट्सएवर, आई विल नॉट टेल द नेम, लेकिन हम पहले सियालकोट गए, फिर गंडापुर गए, फिर नारोवाल जाएंगे, और ज़्यादा जितनी भी मदद की जा सके। इसी तरह अगर किसी जगह पे मुसीबत आती है तो हम सबका, अभी पिछले दिनों जो मैडम हांगकॉन्ग में थी तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर को फ़ोन किया कि आपके यहाँ पे ये मुसीबत आ गई, इतने लोग मर गए हैं, आप मेरे लिए को हुक्म करें।
हालांकि उनके उतने अच्छे रिलेशंस भी नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने शुक्रिया अदा किया। फिर आपको याद होगा जब हज़ारा में 14 लाशें पड़ी हुई थी और एक जिंदा लाश इधर फिर रही थी यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो उसने कहा जी मैंने उनके जनाजे पे नहीं जाना। तो मैडम सीएम वहाँ पे, हमारी जो मरीम साहब है वो वहाँ पे पहुंची और उनके दुखों का मदावा किया। तो मैं समझता हूं कि हुकूमती इत्तेहाद में दरार पड़ सकती है इस रवैये से। नहीं, कुछ भी नहीं होगा जी, कुछ भी नहीं होगा। ये चंद दिन का जो है एक प्याली में तूफान, ये खत्म हो जाएगा। एक मीटिंग होती है हर महीने या 2 महीने के बाद, एक कमेटी बनी हुई है गवर्नर पंजाब साहब की सरबराही में, उसकी मीटिंग बहुत जल्द होगी और राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद सेनेटर साहब उसके मेंबर हैं और भी मेंबर्स हैं। अभी आप देखें ना, अगर इस हद तक दरारें होती तो आज जो कश्मीर है वहाँ पे कमर जुमान कायरा को साहब को हमने गुजारिश की गवर्नमेंट ने, तो वो भी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। कुछ और लोग बढ़ावा देने वाले इसलिए तो नहीं है कि इस इत्तेहाद का जामिन कोई बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है। मैं तो एक वीओपी आदमी हूँ जी, रेहान साहब वेरी ऑर्डनरी पर्सन, मुझे इन इतने बड़े बड़े राजों का पता नहीं है, लेकिन ये मुझे ज़रूर मैं आई कैन से मेरा परसेप्शन ये कह सकता है कि ये कुछ नहीं होगा, ना कोई इत्तेहाद टूटेगा और गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करेगी। और राइट नो ये एक तकलीफ का वक्त है हम सबको। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है ना सर जी, कि इत्तेहाद को बरकरार रखना इसलिए भी जरूरी है कि जो आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है ही कैन कम बैक स्ट्रांगली। वो तो ही वॉज आवर पोलिटिकल ओपोनेंट, बट राइट नाउ दे हैव 19 ग्रुप्स और अभी पता नहीं और कितने बनेंगे। आपने कभी देखा ये पेशावर वाले जलसे में, मैं विद ड्यू अपॉलॉजी कहूंगा कि जब सीएम स्टेज पे गया तो नीचे से उसको जूते दिखाए जा रहे हैं उसके सामने, और जब दूसरा लीडर गया जनेद तो उसको जूते दिखाए जा रहे हैं। क्या कभी सियासी जमात के किसी में जलसे भी ऐसे भी होता है? और फिर किस तरह से गंडापुर ने जो रिपोर्ट दी है और 19 ग्रुप पहले हैं, अभी पता नहीं कितने बनेंगे, वो जब आपस में इत्तेहाद कर लेंगे उसके बाद फिर हम उनसे बात करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी अपोनेंट से हमें इस बात का कोई खतरा नहीं है। अगर आप खिदमत करते हैं लोगों की तकालीफ और उनके, अभी आपने कश्मीर का हवाला दिया सर जी, और वहां पे एक मुज़ाकराती कमेटी बनी, हुकूमती वफ्द पहुंचा गुज़श्ता रोज से, अभी तक देयर इज नो न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर कि क्या हुआ है। दे हैव 19 डिमांड्स और 2 डिमांड्स ऐसी हैं, एज ए लॉयर मैं कहने लगा हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हल होगी। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, तो उस बात पे थोड़ा सा अभी सेकंड राउंड चल रहा है। अभी मेरी बात हुई थी वहाँ पे अपना हमारे जो मिनिस्टर हैं पार्लिमानी अमूर के, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, तारक फजल साहब, तो ये हो जाएगा हल, मसला ये भी हल हो जाएगा। सिर्फ 2 मुतालबात ऐसे हैं, एक पंजाब की 12 सीटें जो कहते हैं या जो भी है कश्मीरी, उनके हवाले से वो कहते हैं ख़त्म करें, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए बगैर उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और एक आधा मुतालबा और है, ये भी बहुत जल्द आप देखेंगे, आज रात तक या सुबह तक ये भी हल हो जाएगा, डेफिनेट हल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी मौजूद है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी लीडरशिप मौजूद है और कश्मीरी लीडरशिप भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब। आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। के लिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हुकूमत माशी मैदान में बेहतर कारकर्दगी का दावा करती है, लेकिन अब भी हुकूमत को माशी महाज पर कई चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि इस वक्त IMF की शराइत पर पूरा उतरना हुकूमत के लिए फिलहाल एक चैलेंज बना हुआ है। गो कि IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में बज़ाहिर पेशरफ ज़रूर दिखाई दे रही है और हुकूमती नुमाइंदे इत्मीनान का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि IMF ने कुछ अहम अहदाफ पूरे ना होने पर वाज़ेह तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। इनमें से सबसे अहम मामला 10 इदारों के कवानीन में तरमीम ना होना है, जिनमें वज़ारत IT, तिजारत, मैरीटाइम अफेयर्स, रेलवे और IB वसाइल समेत दीगर इदारे शामिल हैं। ये तरमीम रवा साल जून तक दरकार थी, लेकिन हुकूमत इन पर अमल दरामद नहीं कर सकी। अब IMF ने वजाहत तलब करते हुए इशारा दिया है कि इन इस्लाहात के बगैर कर्ज की अगली किस्त का हुसूल आसान नहीं होगा। अब ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि क्या हुकूमत IMF के इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर पाएगी या फिर मामले पर डेड लॉक बरकरार रहेगा। अगर कवानीन में इस्लाहात ना हो सकी तो इसका बराह रास्त असर अगली किस्त की फरहमी पर पड़ सकता है। माहिरीन मईशत के नज़दीक पाकिस्तान की मईशत पहले ही ज़र मुबादला के शदीद दबाव का शिकार है। ऐसे में अगर किस्त ताख़ीर का शिकार हुई तो न सिर्फ करेंसी मार्केट पर दबाव बढ़ेगा बल्कि सरमायाकारों का एतमाद भी मज़ीद कमज़ोर होगा। दूसरी जानिब हुकूमत के पास ये रास्ता है कि वो किसी न किसी तरह इन इस्लाहात पर अमल दरामद यकीन दहानी उन पर करवाए ताकि किस्त की राह हमवार हो सके, लेकिन यह अमल महज वादों पर नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर मबनी होना ज़रूरी है, वरना एतमाद का फुकदान बढ़ता रहेगा। अब एक तरफ IMF की अगली किस्त पर हुकूमत को जतन करने पड़ रहे हैं, तो वहीं गैर मुल्की सरमायाकारी के शोबे में भी हुकूमत को चैलेंज का सामना है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पाकिस्तान से अपना कारोबार ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड ने भी वाज़ेह किया है कि उसकी पेरेंट कंपनी ने आलमी रीस्ट्रक्चरिंग के तहत पाकिस्तान में बराह रास्त बिजनेस को बंद करने और सारिफीन को सिर्फ थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए मसनूआत फराहम करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद
कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुमकिना तौर पर अपने शेयर्स भी हटा सकती है, जिसके बाद आम लोग स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स नहीं खरीद सकेंगे। अब ये सूरत हाल कई सवालात को जन्म देती है। एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है, माहौल बेहतर हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। जब दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज किसी मुल्क से अपना सरमाया समेटने का ऐलान करती हैं तो ये वाज़ेह पैगाम होता है कि मुल्क का बिजनेस और सरमायाकारी का माहौल गैर यकीन और मुस्तहकम है। यही वजह है कि इस इनखिला से यह तासुर भी मज़ीद गहरा हो रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डकी भाई, जिन्हें यूट्यूब की दुनिया में कामयाबी की एक नुमाया मिसाल समझा जाता था, आज एक ऐसी राह पर खड़े हैं जिसका तसव्वुर शायद उनके मद्दाहों ने कभी ना किया हो। और अब लाहौर की सेशन कोर्ट ने जुए की गैर कानूनी ऐप की तशहीर के केस में डकी भाई की जमानत मुस्तरद कर दी है। बज़ाहिर ये एक अदालती कार्रवाई है, लेकिन दर हकीकत ये पूरे सोशल मीडिया कल्चर के लिए एक संगीन पैगाम है। ये पैगाम सिर्फ डकी भाई के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम डिजिटल क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए है जो अपने लाखों मद्दाहों के रवैयों और फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तेज़ी से नौजवानों के रोल मॉडल बन रहे हैं। इनकी तर्ज गुफ्तगू, फैशन और आरा लाखों जहनों पर छाप छोड़ती हैं। इस तनाजुर में अगर कोई बड़ा नाम जिस पर नौजवान एतमाद करते हैं किसी गैर कानूनी या मशकूक प्रोडक्ट को प्रमोट करे तो इसके असरात महज एक वीडियो या इश्तहार तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो नौजवान नस्ल के रवैयों और आदात में शामिल हो जाते हैं। डकी भाई के केस ने यही तल्ख हकीकत अया कर दी है कि डिजिटल स्पेस में ज़रा सी गफलत या गैर जिम्मेदारी भी बड़े नताइज पैदा कर सकती है। अब ये मामला एक और बड़े तजाद को उजागर करता है। एक तरफ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स शोहरत और दौलत की बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। वो एडवर्टाइजिंग के ऐसे मौके हासिल करते हैं जो माजी में सिर्फ बड़े मीडिया हाउसेस या टीवी चैनल्स को मैसर थे, लेकिन दूसरी जानिब इनके लिए कोई जामे ज़ाब्ता अखलाक या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। नतीजा ये निकलता है कि जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो किसी भी प्रोडक्ट या ऐप को बगैर सोचे समझे प्रमोट कर देता है, चाहे वो अवामी भलाई के खिलाफ हो या कानून की नज़र में जुर्म हो। बहरहाल डकी भाई की मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा और कानूनी अमल से गुजरना पड़ेगा। डकी भाई की ज़मानत का मुस्तरद होना सिर्फ एक फ़र्द का कानूनी मसला नहीं है, बल्कि एक बड़े पैगाम की बाज़गश्त है कि सोशल मीडिया महज तफरी नहीं रहा, ये एक बड़ी ताकत बन चुका है और ताकत हमेशा जवाबदही का तकाजा करती है। अब फैसला इन्फ्लुएंसर्स के हाथ में है कि वो इस ताकत को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं या फिर इसे लापरवाही से ज़ाया कर देते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।